सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HHM, जो ये कॉमन सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक में। ये 3 ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। जब हम सिविल वालों को देखते हैं तो 3rd सेमेस्टर में ये HHM के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। और 4th सेमेस्टर में मैकेनिकल वालों में ये हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स HAP के नाम से जाना जाता है। इसमें हम सारे टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। इस चैनल पे हाइड्रोलिक्स की ऑल कक्षाएं, सभी कक्षाएं चलेंगी, सभी ब्रांच की मतलब मैकेनिकल की सारी सब्जेक्ट की कक्षाएँ इस पर चलेंगी। हाइड्रोलिक्स का चलेगा, RAC का चलेगा, ठीक है, और थर्मल इंजीनियरिंग का चलेगा, और ये सब फर्स्ट ईयर का भी चलेगा। ठीक, सोम मोस सब कुछ चलेगा। ठीक, इसलिए और सभी प्ले स्टोर जल्दी 2 महीने में सारे जो सब्जेक्ट हैं मैं पूर्ण कर दूंगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, परिचय। इसमें हमारा है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स की शाखा। मैकेनिक्स की शाखा 3 प्रकार की होती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें दृढ़ पिंडों पर बलों का अध्ययन किया जाता है। इस इंजीनियरिंग जो मैकेनिक्स होता है, इसमें अब रिजिड बॉडी पर फोर्स का स्टडी करते हैं। सोम एंड मोस, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें विरूपण पिंडों पर बलों का अध्ययन करते हैं। 3rd हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स, लिक्विड एंड गैस के लिए होता है। तरल पदार्थों बलों का अध्ययन करना, इसमें जो होता है तरल पदार्थों पर बलों का अध्ययन करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरल पदार्थ द्रव या गैस पर बलों का विराम अवस्था में तथा गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं, तरल यांत्रिकी कहलाता है। विराम अवस्था में भी और गति की अवस्था में भी हम क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे बलों का, ये कहलाता है तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी 3 प्रकार का होता है। फ्लूइड स्टैटिक, ठीक है, तरल स्थैतिकीय। दूसरा हमारा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तरल शुद्ध गतिकीय। और तीसरा हमारा है फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक, तरल बल गतिकीय। फर्स्ट के बारे में हम जानते हैं, फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है? तरल स्थैतिकीय। जब तरल पर विराम अवस्था में बलों का अध्ययन करते हैं तो उसे तरल स्थैतिकीय कहते हैं। ठीक है, इसमें विराम अवस्था में जो होता है तरल, उस पर बलों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तरल शुद्ध गतिकी। जब तरल पदार्थों पर बलों का अध्ययन गति की अवस्था में करते हैं, लेकिन जिस बल के कारण तरल में गति उत्पन्न हुई है उस बल का अध्ययन नहीं करते हैं, तो उसे तरल शुद्ध गतिकी कहते हैं। यानी कि देखिए, इसमें जो तरल पदार्थ है उस पर हम फोर्स का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन जिस बल के कारण गति का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन जिस बल के कारण गति हुई है उस बल का अध्ययन नहीं करते हैं, उसे तरल शुद्ध गतिकी कहते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स, तरल बल गतिकी। जब पदार्थों पर बलों का अध्ययन गति की अवस्था में करते हैं तथा जिस बल के कारण तरल में गति उत्पन्न हुई है उस बल को भी गति के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसे तरल बल गतिकी कहते हैं। इसमें देखिए, जो गति हुई तरल पर, जो बलों के कारण गति हुई, ठीक है, उसका भी अध्ययन करते हैं। और बल, जिस बल के कारण हुई गति, मतलब तरल में उत्पन्न हुई, उस बल का भी इसमें अध्ययन करते हैं। अगला हमारा है हाइड्रोलिक्स, ठीक है, द्रव यांत्रिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव पदार्थों का विराम में तथा गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं, द्रव यांत्रिकी कहलाता है। जो हमारा हाइड्रोलिक्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव, ठीक है, द्रव पदार्थों का विराम में तथा गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं, दोनों अवस्था में अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी कहलाता है। हाइड्रोलिक्स कितने प्रकार के होते हैं? द्रव यांत्रिकी कितने प्रकार के होते हैं? पहला है हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा है हाइड्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं द्रव स्थैतिकी, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स द्रव शुद्ध गतिकी, और तीसरा है हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक, द्रव बल गतिकी। पहला हमारा है जो द्रव स्थैतिकी, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है? जब द्रव पर विराम अवस्था में बलों का अध्ययन करते हैं तो उसे द्रव स्थैतिकी कहते हैं। जो द्रव है कोई भी, ठीक है, लिक्विड है, उस पर हम विराम अवस्था में बलों का अध्ययन करेंगे तो उसे द्रव स्थैतिकी कहेंगे। दूसरा हमारा है द्रव शुद्ध गतिकी, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक, जब द्रव पर बलों का अध्ययन गति की अवस्था में करते हैं, परंतु जिस बल के कारण
तरल में गति उत्पन्न हुई है उस बल का अध्ययन नहीं करते हैं तो उसे द्रव शुद्ध गति कहते हैं। वही बात इसमें क्या हुआ, जिस मतलब गति जिस फोर्स के कारण हुई उसका अध्ययन नहीं करते हैं, ओनली वन मोशन का अध्ययन करते हैं। तीसरा हमारा है द्रव बल गति की हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक, जब द्रव पदार्थों पर बलों का अध्ययन गति में करते हैं, क्या कर रहा है, जब द्रव पदार्थों पर बलों का अध्ययन गति में करते हैं तथा जिस बल के कारण द्रव में गति उत्पन्न हुई है उस बल का भी अध्ययन करते हैं, उस बल का भी अध्ययन साथ साथ करते हैं तो उसे द्रव बल गतिकी कहते हैं। यानी इसमें फोर्स का भी अध्ययन करेंगे, कौन सा फोर्स, जिसके कारण मोशन हुई है मोशन का भी करेंगे, और जिसके कारण हुआ है मोशन उस फोर्स का भी अध्ययन करेंगे। हमारा फ्लूइड अगला हमारा है फ्लूइड, तरल क्या है, फ्लूइड शब्द ग्रीक भाषा के फ्लो से लिया गया है, फ्लोन से। ठीक है, जो फ्लूइड शब्द है ये ग्रीक भाषा के फ्लोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बहना। यानी जो फ्लूइड है उसका सीधा सा मतलब है बहना, जो बहे वो फ्लूइड है। इसका देखिए कैसे, तरल पदार्थ की वह अवस्था जिसमें बहने का गुण होता है, भाई जाहिर सी बात है बहने का गुण है तो क्या है, फ्लूइड है। द्रव, गैस तथा वाष्प तरल के अंतर्गत आते हैं, द्रव, गैस, वाष्प। ठीक है, ये तीनों बहते हैं। तरल वे पदार्थ होते हैं जो कर्तन विरूपण में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। तरल में बहने का गुण कर्तन बल के कारण आता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तरल पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनका कोई निश्चित आकार नहीं, जिस पात्र में रखेंगे वो आकार निश्चित कर लेंगे, आयतन निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तरल पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तरल पदार्थों का आकार बर्तन के आकार पर निर्भर करता है। तरल पदार्थों को जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगला हमारा है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 20 सेल्सियस होता है और जो प्रेशर होता है 1 ATM होता है। 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1,01,325 पास्कल। ठीक है, जब हमें इसे ये होता है पास्कल में और यही होता है 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। 1 ATM इज इक्वल टू, अब किलो पास्कल में ये कितना हो जाएगा, 110.325 किलो पास्कल। इसको बार में कितना हो जाएगा, 10⁵ बार, 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार होता है। ठीक है, ये भी प्रेशर के मात्रक हैं। एक बार हम लोगों से एग्जामिनर पूछा था कि प्रेशर के किन्हीं 5 यूनिट, ठीक है, 5 मात्रक बताइए। ठीक, तो ये हर बार पूछा है, पास्कल हो गया, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, बार हो गया, ठीक है, तो ये ATM हो गया। तो 1 ATM इज इक्वल टू 10.3 M। ठीक है, वाटर के लिए 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 760। ठीक है, 760 mm Hg हाइड्रागेरम यानी पारा के लिए होता है। ठीक है, जो प्रेशर होता है 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm पारा के लिए। 1 mm हाइड्रागेरम, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 1 टार, 1 टार। ठीक, STP 0 सेल्सियस, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये होता है 0 सेल्सियस एंड 1 ATM। ठीक है, तापमान तथा दाब का प्रभाव। ठीक है, तापमान, टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट, द्रवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान तथा दाब का। द्रव दाब में परिवर्तन करने पर द्रवों के आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। जो हमारा लिक्विड होता है उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताप में परिवर्तन करने पर भी द्रवों के आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। अगर टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तब भी द्रव जो होता है उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव असंपीड्य होते हैं। ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं होते हैं। दूसरा है गैसों पर, गैसों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है भाई साहब। ठीक है, हमारा गैस है एट गैस, जब गैस में हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वैल्यूम घट जाएगी, जब हम प्रेशर घटाएंगे तो वैल्यूम बढ़ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटाते हैं तो वैल्यूम घट जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि कह रहा है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैल्यूम घट जाएगी। मान लीजिए कोई पात्र हो, ठीक है, कोई पात्र हो, ठीक है, कोई पात्र मतलब कोई बर्तन ले लीजिए, ठीक, उसमें गैस भरा एक कंटेनर है, उसमें ऊपर से पिस्टन से दबाइए, क्या हुआ, प्रेशर तो बढ़ा पर आयतन घट गया। ठीक है, इसी प्रकार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
अणु ज़्यादा टकराने लगेंगे आपस में, इसलिए उनका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घनत्व, इसके डेंसिटी, ठीक, घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, इसी को अपेक्षिक घनत्व कहते हैं, इकाई द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, यूनिट मास। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से हर बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, आपेक्षिक घनत्व, ठीक, डेंसिटी। किसी पदार्थ के द्रव्यमान को संहति भी कहते हैं। बोर्ड में अक्सर पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान को संहति भी कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को घनत्व या द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इज इक्वल टू m/v। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। जो वाटर का घनत्व होता है, रो वाटर, ये होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक, यूनिट ऑफ डेंसिटी। जो डेंसिटी की इकाई क्या होती है एसआई में, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एमकेएस में क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और यहीं सीजीएस में हो जाती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 100 किलो, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब होता है। कितने पे, तो एट 4 सेल्सियस, 4 सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पे। और यहीं 20 सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पे यहीं हो जाता है 998.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और देखिए सी, यहीं पानी जो होता है समुद्र का पानी, उसका होता है 1025 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक, कितने, 20 सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पे। और हाइड्रागेरम Hg, रो Hg, पारा का होता है 13,550 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व पर ताप तथा दाब का प्रभाव, जो हम ताप और दाब का घनत्व पर, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में जानेंगे। जब भी ताप बढ़ाएंगे, जब ताप हमारा बढ़ाने पर घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। कैसे, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी। अभी मैंने पीछे बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। ये देखिए जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है ना। जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ी, तो ये जो दिया है फार्मूला, इसके अनुसार देखिए, जब मान लीजिए कि ये हो गया, क्या होगा, वॉल्यूम, ये हो गया आपका वॉल्यूम v और ये हो गया m द्रव्यमान। ये करें वॉल्यूम क्या हुई, बढ़ी, जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये है ना, रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, ठीक। इसका अपोजिट अगला है, टेम्परेचर हमने क्या किया, घटा दिया, टेम्परेचर घटा दिया तो वॉल्यूम घट गई। और जब वॉल्यूम घट गई तो ये समीकरण बता रहा है कि घनत्व बढ़ जाएगा। दाब हम बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, घनत्व, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारी घटेगी, और जो ही वॉल्यूम घटेगी तो हमारा जो घनत्व होगा बढ़ जाएगा। प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो घनत्व घट जाएगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भार घनत्व, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भार घनत्व, इकाई भार, आपेक्षिक भार, विशिष्ट भार, ठीक है, वेट डेंसिटी, ठीक है, इसको यूनिट वेट कहते हैं, स्पेसिफिक वेट कहते हैं। किसी तरल के भार तथा आयतन के अनुपात को उस तरल का भार घनत्व कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी तरल का भार हो, ठीक है, तथा उसके आयतन के अनुपात को तरल का भार घनत्व कहते हैं। या किसी तरल के इकाई आयतन, ठीक है, इकाई आयतन का भार तथा उसका भार, इकाई आयतन जो होता है, इकाई आयतन का भार, उस भार घनत्व कहलाता है, उसका भार घनत्व कहलाता है। किसी भी तरल का इकाई आयतन का जो भार होगा वहीं क्या कहलाएगा, भार घनत्व कहलाएगा। इसे स्मॉल w से निरूपित करते हैं, स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन v। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है तथा बीमी सूत्र ml/2T/-2 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान घनत्व तथा भार घनत्व में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट डेंसिटी,
ठीक है। द्रव्यमान और हमेशा पूछता है द्रव्यमान घनत्व तथा भार घनत्व में संबंध बताइए, ठीक है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं वेट डेंसिटी जो हमारा भार घनत्व होता है स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन V, और कैपिटल W इज इक्वल टू हमारा होता है, क्या होता है, कैपिटल W इज इक्वल टू mg, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है, mg, ठीक है। भार जो होता है वो m इंटू जी होता है, तो m इंटू जी अपॉन वी। अब m को हम अलग कर लेंगे, ठीक, m अपॉन v इज इक्वल टू जी। m अपॉन v अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, वो रो होता है, तो ये हो गया स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी, ठीक है, रो इंटू जी। हमारा क्या आ गया, संबंध आ गया, किसमें आ गया, द्रव्यमान घनत्व तथा द्रव्यमान घनत्व एवं वेट डेंसिटी में हमारा संबंध आ गया। अगला है आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। किसी भी तरल पदार्थ के आयतन तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन कहते हैं। ये कोई भी तरल पदार्थ है, उसका जो आयतन है तथा उसका द्रव्यमान, दोनों के अनुपात को आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसे स्मॉल v से निरूपित करते हैं। स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन स्मॉल m। देखिए कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम है, और ये नीचे मास द्रव्यमान है, ठीक है। विशिष्ट आयतन घनत्व का उल्टा होता है, यानी स्मॉल v इज इक्वल टू 1/रो। मात्रक इसका होता है मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। तो आज के चैनल में इतना ही, जो शेष बचा है उसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, और जल्दी हम अगला पार्ट लेके आ रहे हैं। थैंक यू।